आदाब। अपना मुल्क अपना आइन में आपका इस्तकबाल है। किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोग औरतों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं। हर मुहज़्ज़ब समाज में ख़वातीन की इज़्ज़त की जाती है। किसी भी घर की तरक्की के लिए उसमें मौजूद ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, उनकी सेहत, उनकी तंदुरुस्ती लाजमी है। हुकूमत भी हर सतह पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए इक़दाम कर रही है। हुकूमत का यकीन इस बात पर है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। आज 17 सितंबर है और आज से 8वीं राष्ट्रीय पोषण माह मुहिम का आगाज़ हो गया है, जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ये मुल्क गिर मुहिम ख़वातीन की सेहत पर मरकूज़ आरोग्य मंदिरों और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर जारी रहेगी और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर कैंप भी लगाए जाएंगे। दूसरी जानिब ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क में कानूनी फ्रेमवर्क भी मौजूद है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, पॉश एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट और बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद तो आग में ए औरत जिंदा भी जली बरसो, सांचे में हर गम के चुपचाप ढली बरसो। अगर घर की 4 दीवारी में ख़वातीन पर जुल्म हो, तशद्दुद हो, तो वो क्या करें? और ऐसे में उनकी मदद करता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। क्या है ये कानून? अगर घर में मौजूद ख़वातीन के साथ कोई ज़्यादती करता है तो वो क्या करें, कहाँ जाएं और ये कानून किस तरह से उनकी मदद कर सकता है? आज की इस पेशकश में इस पर गुफ्तगू की जाएगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी वो सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। आज के इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं राजीव बंसल जी, आप मेंबर सेक्रेटरी हैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज के इस प्रोग्राम में। और आपके अलावा हमारे दूसरी खास मेहमान हैं एडवोकेट मिशिका सिंह, आपका भी आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, इस कानून की बात करते हैं, तो मैं मिशिका जी से जानना चाहूँगा कि अगर इसकी ज़रूरत को हम समझें कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में इसकी ज़रूरत कब और क्यों महसूस की गई, तो हम उसके बैकग्राउंड को पूरा हम समझना चाहेंगे कि आप उस पर रोशनी डालें कि किस तरह से एक ज़रूरत थी ऐसे कानून को लाने की। देखिए नौमान जी, जब हम घरेलू हिंसा के कानून की बात करते हैं तो ये महज 20 साल पहले ही आया है, 2005 का कानून है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पहले कोई जरिया नहीं था महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने के लिए या कोई केस करने के लिए। कानून का आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि देखा गया है कि घरेलू हिंसा के मामले हमेशा से रहे हैं और ये किसी भी आर्थिक स्थिति पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। गरीब से अमीर परिवारों में देखा गया कि हिंसा अलग अलग रूप लेती है। अब महिलाओं के पास अगर कोई बाहर वाला इंसान कोई हिंसा कर रहा है तो कानून है काफ़ी सारे, लेकिन घर में ही अगर उनके साथ हिंसा हो रही है तो उसके लिए इस विशेष कानून की ज़रूरत थी। और ये कानून वैसे ज़्यादातर शादीशुदा महिलाएं ही इस्तेमाल करती हैं, पर कानून हर उस महिला के लिए है जो एक गृहस्थ जीवन में है, जो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है कानून के हिसाब से। तो जैसे हम देखते हैं अपने शादी के रिश्ते में, उसमें महिलाएं अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती हैं, महिलाओं के ऊपर कुछ बाधाएं होती हैं जो शादी की वजह से आती हैं। तो उन केसेस में देखा गया कि हाँ, हिंसा ज़्यादातर महिलाओं के साथ ही होती है और कुछ उनके पास जरिया होना चाहिए डायरेक्टली कोर्ट में जाने का। इससे पहले 498 का कानून जो रहा है उसमें महिलाएं पुलिस के पास जा सकती हैं, फिर FIR दर्ज होती है कंप्लेंट के बेसिस पे। पर बहुत बार अगर वहां से मदद नहीं मिलती थी तो महिलाएं हताश होकर आगे कोई कदम नहीं उठाती थी और हिंसा जो सहती थी उसी में कंटिन्यू करती रहती थी। लेकिन कानून के आने के बाद महिलाओं को एक अवसर मिला है कि वो डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के सामने अगर उनके साथ हिंसा हो रही है अपना केस डाल सकती हैं और उसमें सुनवाई करवा सकती हैं। अपना केस डाल सकती हैं, उसमें सुनवाई करवा सकती हैं। राजीव बंसल जी से भी समझना चाहूँगा कि इतने कवानीन होने के बावजूद और आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद ये कानून आया, तो ख़वातीन के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितना अहम है ये कानून और दूसरे कवानीन के मुकाबले में ख़ास तौर से ये बिल्कुल एक स्पेसिफिक हो जाता है घर से मुताल्लिक़।
तो ख्वातीन की महफूज रखने के लिए, उनकी ताकत के लिए कितना अहम आप कानून मानते हैं? ये बहुत अच्छा एक कानून पार्लियामेंट ने पास किया 2005 के अंदर। जैसा कि अभी मिशिका जी ने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि उससे पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं थे, लेकिन ये एक स्पेसिफिक कानून, महिलाएं जो चार दीवारी के अंदर रहती हैं किसी एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर, वो चाहे पत्नी हो सकती हैं, वो चाहे बहन हो सकती हैं, या महिलाओं के किसी भी रिश्ते को अगर हम समझे तो वो सब महिलाएं इस एक्ट से कवर्ड हैं, उन सबको इस एक्ट में प्रोटेक्शन दी जाती है। तो उन महिलाओं के साथ अगर कोई किसी तरह की कोई फिजिकल अब्यूज या इमोशनल अब्यूज या कोई इकोनॉमिक अब्यूज, कोई इस टाइप के कोई अगर उनके साथ अब्यूज की कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं, तो वो महिलाओं को के लिए एक एवेन्यू प्रोवाइड किया गया है, एक स्पेसिफिक एवेन्यू, जिसके अंदर उनको अब किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी मिशिका जी ने बताया कि 498A ऑफ आईपीसी जो पहले एक प्रोविजन था, वो उसमें आपको एफआईआर करानी पड़ती थी और एफआईआर करने के लिए आपको पुलिस के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। लेकिन इस प्रोविजन में इससे एक डिपार्चर किया गया है इस एक्ट के अंदर, और अब अंडर सेक्शन 12 महिलाएं डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं और उनको बहुत क्विक रिलीफ का प्रोविजन इसके अंदर है। इनफैक्ट जो रिलीफ वहां से कोर्ट से मिल सकता है वो इंटरिम रिलीफ की फॉर्म में एक्स पार्टी रिलीफ भी मिल सकता है। तो उस हिसाब से ये बहुत वेलकम स्टेप है, और हालांकि इस कानून को आए हुए 20 साल हो गए हैं, बट आज की तारीख में भी हमारे देश की महिलाएं इनसे बहुत ज्यादा परिचित नहीं हैं, और इसीलिए ज़रूरत महसूस की जाती है कि इन तमाम कवानीन से रूबरू कराया जाए, आप बावर हो सकें, बेदार हो सकें, अलर्ट हो सकें, और आज की इस पेशकश का मकसद भी यही है। इसी के साथ अब अगले, जिस तरीके से राजीव बंसल जी ने बताया कि किस तरह के अब्यूज़ इस कानून के अंदर में आते हैं, मैं चाहूँगा कि मिशिका जी उस पर और रोशनी डालें, क्योंकि जब बात डोमेस्टिक वायलेंस की होती है तो लोग ये समझते हैं शायद मारपीट या झगड़ा, और इसी को तशद्दुद माना जाता है, इसी को हिंसा माना जाता है। मिशिका जी, कानून क्या कहता है? अगर हम हिंसा को भी समझना चाहें तो उन्होंने इस हिंसा को किस तरह से डिफाइन किया है, कितनी तरह की हिंसा इसके अंदर डिफाइन की गई है कानून? जब हम हिंसा के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हिंसा सिर्फ शारीरिक होती है, लेकिन हमारा जो घरेलू हिंसा का कानून है उसमें 4 अलग प्रकार की हिंसा है। शारीरिक हिंसा तो है, लेकिन अगर शारीरिक हिंसा को लेकर कोई धमकी भी दी जा रही है किसी परिजन को, तो वो भी घरेलू हिंसा में आएगा। इसके अलावा मानसिक हिंसा भी है। बहुत बार हिंसा तानेबाजी की तरह होती है, टॉन्ट्स की तरह होती है। उसमें कोई फिजिकल आपको रिएक्शन नहीं दिखेगा, कोई शारीरिक उसमें कुछ पीड़ा नहीं होगी, लेकिन मानसिक स्थिति पे वो काफ़ी असर करता है, तो एक मानसिक हिंसा भी है। तीसरी है एक आर्थिक हिंसा, जिसके बारे में ज़्यादा महिलाएं बात नहीं करती हैं, ज़्यादा हम उसको हिंसा समझते भी नहीं हैं, पर अगर आर्थिक चीज़ों से या कुछ घर की ऐसी चीज़ें हैं जिससे महिला को वंचित रखा जा रहा है, वो भी घरेलू हिंसा में आएगा। और चौथी है यौनिक हिंसा, जो एक तरीके का कॉन्सोलेशन प्राइस टाइप समझ सकते हैं, क्योंकि अगर महिला के साथ यौनिक हिंसा बाहर हो रही है घर के, तो कानून उसके लिए बहुत स्ट्रांग है। उसके लिए अगर कुछ नहीं होता है तो लोग सड़कों पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन अगर महिला के साथ अपने शादीशुदा जीवन में कोई यौनिक हिंसा हो रही है, तो उसको यौनिक हिंसा हम कानून के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस में ही देखते हैं, उसको हम अलग से किसी और कानून में नहीं देखते हैं। तो ये 4 प्रकार की हिंसा है जो हमारे कानून के अंदर वेल डिफाइंड है, और उसमें भी अलग अलग चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं कि हाँ, ये भी हिंसा में आ सकता है। जब इस तरह के मामलात आते हैं तो ये समझा जाता है कि सिर्फ जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, यानी पति या फिर कोई एक मर्द घर का, लेकिन कानून के अंदर ये वजाहत की गई है, बयान कर दिया गया है कि कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है। मिशिका जी, मैं चाहूँगा उस पर भी रोशनी डालें कि कौन कौन लोग इस कानून के तहत इस जवाबदेही के दायरे में आ सकते हैं। कानून हमारा कहता है कि अगर आप किसी के साथ एक गृहस्थ जीवन में रहे हैं, अगर एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, तो उनके खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हैं। यानी कि अगर शादी के बाद या अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो आपके परिवार में जिनके साथ आप रह रहे हैं रेगुलरली, उन सब पे आप घरेलू हिंसा का केस डाल सकते हैं।
जो लोग इसमें नहीं आएंगे वो हैं जैसे रिश्तेदार जो साथ में रहते नहीं हैं लेकिन कभी कभार आके कुछ उनका उल्लंघन होता है, या कोई आस पड़ोस के लोग जो आके दखल अंदाजी करते हैं। भले ही उनसे कोई हिंसा हो रही हो लेकिन वो घरेलू हिंसा के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि घरेलू रिश्ता होना ज़रूरी है। जो महिला केस फाइल कर रही हैं उनके और जिनके खिलाफ वो केस फाइल कर रही है उनके बीच में, तो ये घरेलू शब्द ज़रूरी बन जाता है। साथ में ये लोग रहे हैं वो देखा जाता है केस फाइल करने के टाइम। जी, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं और हर कानून के कुछ अहम प्रोविज़न होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसे ख़ास बनाती हैं। राजीव बंसल जी से समझना चाहेंगे कि इस कानून के कौन कौन से ऐसे अहम प्रोविज़न हैं और वो अहम पॉइंट्स हैं जिनको जानना और समझना हम सबके लिए ज़रूरी हो जाता है, और वही इस कानून को सबसे ज़्यादा अलग और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में ख़ास बनाती हैं। जी सर। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो एक्ट बना है, ये एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो यानी कि ये एक्ट सिर्फ वीमेन की प्रोटेक्शन के लिए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मेल फैमिली मेंबर घर के अंदर है तो क्या वो भी इस एक्ट के अंडर कोर्ट में जा सकता है किसी अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए? तो उसका जवाब होगा नहीं, वो नहीं जा सकता। तो ये एक्ट सिर्फ महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए है। अब इसके साथ में एक और दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पैदा होता है, क्या महिला किसी महिला के खिलाफ भी केस फाइल कर सकती है इस एक्ट के अंडर? तो इसका आंसर है हाँ। मैं चाहूंगा कुछ एग्जांपल भी आप देके के बताएं। जैसे कोई महिला किसी घर के अंदर है और उनकी मदर इन लॉ, उनकी सास उनके साथ कोई किसी तरह का कोई अत्याचार, कोई फिजिकल अब्यूज या कोई इकोनॉमिक अब्यूज या इमोशनल अब्यूज अगर वो करती हैं तो वो एक इसके अंदर एक रिस्पोंडेंट बन जाएंगी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो खुद एक महिला हैं और कानून एक तरीके से महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए है, तो वो इसके अंदर कैसे पार्टी बन सकती हैं। लेकिन क्योंकि वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर हैं कंप्लेनेंट के साथ, और क्योंकि वो एक परपिट्रेटर हैं एक ऑफेंसेस के जो कि इस एक्ट के अंदर ऑफेंस बताए गए हैं, जो अब्यूजेस हैं, तो इसलिए वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जवाबदेह हैं इस कानून के अंदर, और कोर्ट उनको सम्मन करके उनके खिलाफ ऑर्डर पास कर सकता है। अब हम इसके अलावा बात करते हैं कि अब इसमें महिला को किस तरह के कोर्ट से प्रोटेक्शन मिल सकती है, किस तरह के ऑर्डर्स उनके फेवर में पास किए जा सकते हैं। जी। सबसे पहला महिला को एक इसके अंदर बेनिफिट है वो है कि उनको मेंटेनेंस का राइट इसके अंदर दिया गया है। अगर उनके कोई खर्चे की बात है, जो खर्चा उनको नहीं मिल पा रहा है या उनकी कोई इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती हैं और कोर्ट उनको इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस ऑर्डर्स उनके फेवर में पास कर सकते हैं। तो वो खर्चा कौन देगा? घर का ही कोई व्यक्ति देगा? घर का ही व्यक्ति या उनके हस्बैंड या फादर इन लॉ, जो भी जिनके, या बच्चे भी दे सकते हैं अगर कोई बुजुर्ग महिला है? हाँ, बच्चे भी दे सकते हैं, बच्चे भी दे सकते हैं। हमारे को देखना है कि क्या डोमेस्टिक रिलेशनशिप है या नहीं है। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में बच्चे भी कवर्ड हैं। और इनफैक्ट मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, ऑल्दो एक्ट के अंदर प्रोविजन है एडल्ट मेल, तो टर्म यूज किया गया है एडल्ट मेल, लेकिन अगर कोई नॉन एडल्ट मेल हैं, जैसे 16-17 साल का अगर कोई लड़का है और वो अगर किसी तरह से ऑफेंडर है, तो उसके अगेंस्ट भी इसमें ऑर्डर पास किया जा सकता है। एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं कि आपको हाउस होल्ड के अंदर राइट टू रेजिडेंस आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। आपको अगर बच्चे से कस्टडी के राइट्स हैं, कस्टडी राइट्स आपको दिए जा सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन के लिए राइट्स हैं, तो बच्चों की आप एजुकेशन के लिए उसको आप परस्यू कर सकते हैं। तो एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं और इन सब प्रोविजंस का सहायता लेकर के महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सकती हैं। जी, ये तो प्रोविजंस की बात हुई है इसमें, और जैसे आपने एक बताई परिस्थिति कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर एक महिला एक पुरुष पर ही केस कर सकती है, अगर उसको कोई प्रताड़ित महिला कर रही है तो वो भी कर सकती है। लेकिन आपने इसमें जैसे एक बात बताई कि अगर किसी बहू के ऊपर कोई सास जो है वो अगर अत्याचार कर रही है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का एक केस बन जाता है। लेकिन अगर किसी बूढ़ी महिला पर उसकी बहू अगर अत्याचार कर रही है तो क्या ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है? जी हाँ, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा, क्योंकि अब इस सिचुएशन में बूढ़ी महिला जो है वो एग्रीव्ड पर्सन है और जो बहू है वो परपिट्रेटर ऑफ ऑफेंस है, तो इसलिए वो रिस्पोंडेंट की कैटेगरी में इस वक्त आ जाएंगे और उनको फिर ये इस एक्ट के अंदर वो जवाबदेह हैं। इस एक्ट के अंदर उन्हें भी जवाबदेह बनाया जाएगा। तो यानी जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसकी प्रायोरिटी देखी जाएगी कि वो कौन है, क्या वो बुजुर्ग महिला है या वो एक जवान महिला है
या बहू है या सास है, लेकिन कानून जो है उसने सबको कवर किया है। और जहां इसके तहत जारी किए जाने वाले अहकामात पर हम बात कर रहे थे, राजीव सर ने अभी रोशनी डाली। मैं मिशिका जी से भी जानना चाहूंगा कि उसी घर के अंदर अत्याचार हो रहा है महिला के साथ, और वो इस कानून का अगर सहारा लेती है तो उस घर में उसके लिए रहना किस तरह से उसको प्रोटेक्ट प्रोवाइड की जाएगी, कैसे वो रह सकती है, और बगैर डरे कानून किस तरह से इस बात को सुनिश्चित करता है, यकीनी बनाता है। तो जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं नौमान जी, एक बड़ा डर जो रहता है महिलाओं के अंदर वो ये है कि अगर मैं केस डालती हूँ तो मैं रहूंगी कहाँ। हम जो प्रथा देखते हैं अपने देश में वो है कि शादी के बाद महिला अपने ससुराल जाके रहती है। बहुत बार ये ससुराल दूसरे देश में भी हो सकता है, दूसरे शहर में हो सकता है, दूसरे जिले में हो सकता है। तो उसको कंसिडर करते हुए रेसिडेंस ऑर्डर का हक देता है हमारा ये कानून। रेसिडेंस ऑर्डर का ये मतलब है कि अगर महिला उस घर में रह रही है जहां उनके साथ हिंसा हो रही है, और अगर शारीरिक हिंसा उस लेवल की नहीं है जहां महिला का रहना वहां पे खतरनाक हो सकता है, तो वो एक रेसिडेंस ऑर्डर की मांग कर सकती है कि मैंने ये केस फाइल किया है, मेरे साथ इस प्रकार की हिंसा हो रही है, लेकिन मेरे पास कहीं रहने की जगह नहीं है, तो जब तक ये केस चल रहा है मुझे इस घर से ना निकाला जाए, मेरा यहाँ पे रहना सुनिश्चित किया जाए। अब जिन केसेस में हिंसा हो रही है उसमें कोर्ट कभी नहीं चाहेगा कि महिला उसी घर में जाके रहे जहां उनके साथ शारीरिक हिंसा हुई है या जहां उनकी जान को खतरा है। तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है रिस्पोंडेंट या जो विपक्षी पार्टी है जिनके खिलाफ केस हुआ है, और उन्हें पैसे देने पड़ेंगे उस अकोमोडेशन के, उस लेवल के और स्टेटस के अकोमोडेशन के जिसमें महिला उसी स्टैंडर्ड से अपना रहना कर सके। तो रेसिडेंस में हम उस घर में भी रहने की मांग कर सकते हैं, और अगर हम अलग रहना चाहते हैं, अलग अलग रहने की परिस्थिति है हमारी, तो उस घर का खर्चे की भी हम मांग कर सकते हैं घरेलू हिंसा के कानून के अंदर। ये वो डिमांड्स हैं जो की जा सकती हैं। हमने ऑर्डर्स पर मैं बात की, हमने इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। मिशिका जी ने बताया, एक सिचुएशन ये ली गई है कि जिसके अंदर लेडी के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, और उसमें डायरेक्शन ये दी जाती है रिस्पोंडेंट को, हस्बैंड को, कि आप इनके लिए रेंटेड एकोमोडेशन का बंदोबस्त करें और उसका रेंट आप पे करें। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि हस्बैंड के पास भी पैसे नहीं है कि वो उसके लिए कोई वीमेन के लिए एक सेपरेट रेजिडेंस का वो इंतजाम कर सके। तो अब इस सिचुएशन में उसकी कमाई बहुत कम है, रिक्शा चलाने वाला है, तो अब इस ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? उसके लिए कानून के अंदर प्रोविजन है कि शेल्टर होम्स का प्रोविजन है कि शेल्टर होम्स सरकार बनाए जहां पर कि इस टाइप की महिलाओं को रखने की व्यवस्था की जा सके। अभी 2025 मई 2025 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वी द वीमेन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर सरकार को बहुत सारी डायरेक्शंस दी हैं, जिसमें कि एक डायरेक्शन इस बारे में भी है कि शेल्टर होम्स बनाए जाएं, हर स्टेट के अंदर शेल्टर होम्स बनाए जाएं जहां पर ऐसी महिलाओं को जो है वहां पर उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके, उनको शेल्टर दिया जा सके। दिल्ली में अभी वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स हैं, तो वो जो ओएससी सेंटर्स हैं वहां पे शेल्टर होम भी होते हैं टेम्पररी, जहां 3 से 4 दिन तक महिला रह सकती है, और अगर उन्हें ज्यादा देर तक रहने की जरूरत है तो वहां से फिर वो रेफर कर देते हैं किसी और संस्था में। तो अभी दिल्ली में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनके साथ कुछ शेल्टर होम्स जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी बाकायदा तौर पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो और बनने की पूरे देश में उनकी जरूरत है, और कानून में इसका प्रोविजन दिया गया, एक्ट में प्रोविजन है, एक्ट में प्रोविजन है। हाँ। और इसके मुताबिक जो है वो आगे जो भी इस तरह से शेल्टर्स बनेंगे वहां पर उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल अहम हो जाता है कि हमने ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, हम कानून के जो प्रोविजन है उन पर भी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से उनको पैसा भी दिया जा सकता है, उनके रहने की जगह के लिए किराया भी दिया जा सकता है, उनको घर पर रखने का ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है। लेकिन एक जज के तौर पर राजीव बंसल जी से पूछना चाहूंगा कि अगरचे लोग इस तरह के फैसले को ना माने तो उन हालात में कानून क्या कहता है, किस तरह से उन पर कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो उसको उस महिला को अपने घर में रहने को मना कर दें कि नहीं, अगर इसने हमारी कंप्लेंट करी है हमारी घरेलू हिंसा के मामले में तो अब ये घर में नहीं रहेगी, चाहे हमें कुछ भी ऑर्डर दिए जाए। तो इस तरह के मामलात में अगर कोई नाफरमानी करता है कोर्ट के ऑर्डर्स की तो उसके लिए क्या कुछ सजा का प्रावधान है, क्या प्रोविजन है? राजीव एक्ट के अंदर सेक्शन 31 इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन है जो पेनल्टीज की बात करता है, और वो प्रोविजन ये बताता है कि अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर कोई भी आदमी उसको नहीं मानता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो उसको 1 साल तक की सजा और 20,000 रुपये तक फाइन या दोनों का प्रावधान है। तो ये पनिशमेंट उसको कोर्ट उसको अवार्ड कर सकती है अगर कोई भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जाता। तो इसलिए स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, इसलिए इन प्रोविजंस को कोई भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकता।
इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मामले में हमारी अदालतों का रुख अब तक कैसा रहा है, मैं दोनों ही पैनलिस्ट से जानना चाहूंगा। अदालतों ने इस तरह के मामलात में किस तरह के फैसले दिए हैं उस पर भी रोशनी डाली, ताकि हम जान सकें कि अदालतें किस तरह का रुख अपना रही हैं। सबसे पहले मिशिका जी से जानना चाहूंगा, हमारी अदालतें क्या कुछ फैसले दे रही हैं ऐसे मामलात में? फैसले आने में थोड़ा टाइम लग जाता है नौमान जी, और आई थिंक मेरे हिसाब से घरेलू हिंसा के मामलों में सबसे बड़ी समस्या वो रहती है कि अगर हम केस फाइल करते हैं तो वो केस एक तो लंबे समय तक चलता है। वैसे कानून कहता है कि घरेलू हिंसा की प्रक्रिया 60 दिन में खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन पहली तारीख भी नहीं लगती है 60 दिन में। तो एक सबसे बड़ी समस्या जो महिलाएं फेस करती हैं वो ये है कि केस डालने के बाद भी उन्हें बहुत समय वेट करना पड़ता है एक निष्कर्ष निकलने के लिए, एक फाइनल कंक्लूजन निकलने के लिए। और जब वो जजमेंट आती भी है तो उसमें जैसे सर ने बताया एक पनिशमेंट है, एक आपका एक फाइन का कंपोनेंट होता है, आपका इम्प्रिजनमेंट का होता है। तो मोस्टली फिर वो आगे जाके अगले स्टेज पे चैलेंज भी हो जाती है सेशंस कोर्ट में, फिर आगे हाई कोर्ट में। तो प्रक्रिया अगर हम उस तरीके से देखें तो इंस्टेंट रिलीफ नहीं है, और जो बाद में डिसीजन आता भी है वो भी ओपन टू चैलेंज हो जाता है। तो इसमें डिसीजन के लिए हमें देखना ज़रूरी हो जाता है कि जो भी हमने केस फाइल किया है उसमें डिटेल्स प्रॉपर हैं, कोई वेग एलिगेशंस नहीं है कि बस हमने बातें बनाई हैं लेकिन उसमें एक्चुअली हुआ क्या है वो चीज़ें नहीं है। अगर आपके केस में आपने सुनिश्चित किया है कि 5 अगर परिवार वाले हैं और हर एक के खिलाफ आपने हिंसा का केस बनाया और बताया है किस प्रकार की हिंसा हुई है, तो उस केस में केस आपके फेवर में ही जाएगा। लेकिन बहुत बार हम चूक जाते हैं, जब हम जाते हैं कोर्ट तो हम उसमें देखते हैं कि हमारे साथ बहुत हिंसा हुई है, पर हम ये नहीं बताते हैं कि हुआ क्या है। क्या हमें पैसे नहीं दिए गए, क्या हमारे साथ बदतमीजी की गई, क्या हमें धक्का मारा गया, क्या हमें कहाने के लिए पैसे नहीं दिए गए, क्या वो ऐसी चीज हुई है जिसे हम हिंसा कह रहे हैं, क्योंकि निर्णय हमेशा कोर्ट से आता है कि हाँ ये हिंसा है या नहीं है। तो जहाँ पे केसेस ऐसे फाइल हो रहे हैं जहाँ जानकारी पूरी डिटेल में दी गई है, जहाँ प्रूफ है, जहाँ टेस्टिमनीज है, उन केसेस में निर्णय ज्यादातर महिलाओं के फेवर में ही आता है। ज्यादातर महिलाओं के फेवर में आता है इस तरह के जो फैसले हैं। लेकिन जो आपने एक बात कही कि 60 दिन के अंदर तो फाइल भी नहीं हो पाता है, तो राजीव जी हम इस तरह की टाइमलाइन को अभी तक क्यों बीट नहीं कर पा रहे हैं? क्या मसला कहां पर आ रहा है कि जहां हमने कहा कि जल्द से जल्द हमने एक इमीडिएट या फास्ट ट्रैक रेमेडी की हम बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर वो रेमेडी नहीं मिल पा रही है फास्ट ट्रैक तरीके से, तो उसके क्या रीजंस सामने आ सकते हैं? नोमन जी, ये इसको हम बहुत कम शब्दों में नहीं बता सकते कि इसके पीछे कारण क्या हैं। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इसके कारण यही हैं कि कोर्ट्स के पास लिटिगेशन वर्क बहुत है और पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, फाइलिंग बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से इन टाइमलाइंस को मीट करना जो कि एक्ट के अंदर प्रोविज़न है उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं इसी ब्रेथ में ये भी कहना चाहूँगा कि हर कोर्ट ये कोशिश करती है कि अर्जेंट और इंटरिम रिलीफ्स जरूर दे दिए जाएं, क्योंकि इंटरिम रिलीफ का प्रोविज़न को इस एक्ट के अंदर भी है। तो अगर कोई महिला कोर्ट को अप्रोच करती है और ये बताती है कि उसके पास सपोज रेजिडेंस नहीं है, उसको घर से निकाल दिया गया है, तो कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास करके उनके इस राइट को प्रोटेक्ट कर सकती है। या महिला कहती है कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, या मेरे को कोई इकोनॉमिक डिसेबिलिटी है कि मैं काम नहीं कर पाती हूँ और मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए मेंटेनेंस का प्रोविज़न है। तो इंटरिम रिलीफ के प्रोविज़न हमेशा इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि अर्जेंट रिलीफ दिया जा सके। जहाँ तक बात है कि मैटर्स का फाइनल डिस्पोजल क्या होता है, देखिए कोर्ट का एक प्रोसीजर है, कोर्ट्स कहानियों पर नहीं चलता, कोर्ट को एविडेंस चाहिए। अगर कोर्ट के अंदर एविडेंस प्रोड्यूस की जाएगी जो कि माननीय हो, जो कि रेलेवेंट हो और वैलिड हो, तो कोर्ट उसके ऊपर एक्ट करते हुए अपना एक ऑर्डर पास करती है। ऑफ कोर्स हम एडवर्सेरियल सिस्टम में इंडिया के अंदर हम काम करते हैं। एडवर्सेरियल सिस्टम में जब भी कभी कोई ऑर्डर पास होता है तो वो हमेशा अपीलेबल होता है। ये भी कोई कानून कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैजिस्टेरियल कोर्ट जो कि सबसे नीचे की कोर्ट है, वो अगर कोई फैसला करती है तो उस फैसले को अपील में सेशंस कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और सेशंस कोर्ट का ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, और हाई कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। ये हमारे देश की कानूनी प्रक्रिया है और इसका हम सब लोग सम्मान करते हैं, और इसका एक पर्पस है ताकि अगर किसी भी स्टेज पर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो, उसको इंश्योर करने के लिए राइट टू अपील इज एन इनहेरेंट प्रोविजन।
और आपको अगर लगता है कि कहीं भी किसी लेवल पर आपके साथ नाइंसाफी हुई या जिस तरह का आप इंसाफ चाहते थे वो आपको नहीं मिल पाया, तो आप ऊपरी अदालत का रुख कर सकते हैं, और वो पूरा सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। यहाँ पर मिशिका जी से मैं जानना चाहूँगा एक अहम सवाल कि जिस तरीके से अभी राजीव जी ने अंतरिम ऑर्डर की बात की है, तो क्या वाकई ख्वातीन के लिए या जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं ख्वातीन, उनके लिए अंतरिम ऑर्डर जो होता है वो भी एक बड़ी रिलीफ बन करके सामने आता है? ऑर्डर इंटरिम आना ज़रूर एक बहुत बड़ा रिलीफ है नौमान जी, लेकिन जैसे खर्चे के केसेस में हम देखते हैं, अगर घरेलू हिंसा में हमने खर्चे की एप्लीकेशन डाली है तो खर्चे के ऑर्डर आने और खर्चे के पैसे आने में फिर एक अंतर आ जाता है। ऑर्डर भले ही मेरे पास आ गया है कि हाँ मेरे जो क्लाइंट है उनको इतने महीने मिलने हैं, उसके बाद भी मुझे एग्जीक्यूशन डालनी पड़ती है, तब जाके वो उसमें डेट्स लगती हैं, वारंट होते हैं। मैं उन केसेस का बता रही हूँ जहाँ पे पति पैसे नहीं देते हैं। तो ऑर्डर आना एक बहुत बड़ी रिलीफ है हाँ, लेकिन उस ऑर्डर से एक्चुअली में पैसे आना, एक्चुअली में खर्चे मिलना, वो एक और स्टेप होता है जो बहुत केसेस में उसके लिए एडिशनल हमें स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। तो बेनिफिशियल डेफिनेटली है, पर क्योंकि लिटिगेशन इतना लंबा प्रोसेस है और कभी भी मैट्रिमोनियल लिटिगेशन हम देखते हैं फैमिली लॉ में तो बहुत कम होता है कि सिर्फ घरेलू हिंसा का ही केस है, इर्द गिर्द 4-5 केसेस और होते हैं। तो उन सबको अगर हम साथ में देखते हैं तो इंटरिम ऑर्डर्स डेफिनेटली हैं हेल्पफुल, पर उससे ज़्यादा हेल्पफुल है अगर हम देखें कि इन केसेस को हम और किसी तरीके से अगर सुलह कर सकें। इन केसेस को किस तरह से सुलह कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं किसी के साथ कुछ इस तरह की जुल्म ज़्यादती हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का वो शिकार हैं, तो फिर वो क्या करें? मैं इस प्रोसीजर को, इस पूरे तरीके को भी समझना चाहूँगा राजीव जी से कि कहाँ फाइल करें, कैसे ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा, क्या कुछ होगा इसके अंदर। मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स है इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं वो जान सकें और समझ सकें कि उन्हें क्या करना है। नौमान जी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसको कोर्ट केस को फाइल करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपको अपने पास की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जाना है। अब आप कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे इसका फैसला भी कानून ने बताया हुआ है, इसी एक्ट ने बताया हुआ है। जहां पर महिला रहती है, जिस ज्यूरिसडिक्शन में महिला रहती है, वो वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के ये केस फाइल कर सकती है। या जहां पर कि उनकी ऑपोजिट पार्टी रहती है, जो रिस्पोंडेंट है वो लोग जहां पर रहते हैं, तो वहां पर जाकर के भी ये कोर्ट उस ज्यूरिसडिक्शन में भी ये कोर्ट केस फाइल हो सकता है। या जहां पर कॉज ऑफ एक्शन, एक टर्म यूज की गई है कॉज ऑफ एक्शन, जहां पर कि कोई एक्शन करने के लिए कॉज पैदा हुआ है, वहां पर भी इन 3 जगहों में से किसी भी जगह की कोर्ट में जाकर के ये केस फाइल हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि 498A या और दूसरे ऑफेंसेस के लिए हमारे को पुलिस की मदद लेनी की आवश्यकता पड़ती है। जब तक पुलिस हमारा केस FIR रजिस्टर नहीं करेगी, मैटर कोर्ट में नहीं चल सकता। लेकिन उस प्रॉब्लम को ऑब्विएट करने के लिए इस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन डायरेक्ट बनाया गया कि अंडर सेक्शन 12 आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर के, अपने कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। और मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे देश की सभी महिलाओं को हमारी अथॉरिटी, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हम उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराते हैं। अगर किसी भी महिला के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस की इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली होता है और वो उस मैटर को एस्केलेट करके कोर्ट तक जाकर के कोई कोर्ट से कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहती हैं, तो वो बेझिझक हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, दिल्ली के अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा ऑफिस है, दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हमारे ऑफिस में आप प्लीज़ आएँ, अपनी समस्या को बताएं, और अगर आपका केस वहाँ पर हमारे को जस्टिफाइड लगेगा तो हमारे लॉयर, लीगल एड लॉयर आपकी हेल्प करेंगे और आपका केस वहाँ पर फाइट किया जाएगा, फाइल किया जाएगा, जिसके लिए आपको कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत खूब। और एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे कि क्या वो अगर कोर्ट का रुख पहले कर चुकी हैं और उनको नहीं पता है कि किस तरह से वो फ्री लीगल एड की तरफ जा सकती थी और वहां वो परेशान हो रही हैं, तो क्या आपके पास आने से पहले अगर कोर्ट चली गई तब भी वो आपका रुख कर सकते हैं? इस स्टेज पर केस फाइल होने से पहले, केस फाइल होने के दरमियान, या एक केस का फैसला हो गया है, मान लीजिए उसकी अपील करने की जरूरत है, तो अपील की स्टेज पर भी हर स्टेज पर लीगल एड की सुविधा उपलब्ध है और जिसको प्रोवाइड कराने के लिए हम कानूनी बाध्य हैं, हम आपको वो सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। यानी पूरी तरह से ना सिर्फ प्रोटेक्शन की बात की गई है, ये भी एक पूरा इंतजाम किया गया है हमारे मुल्क में कि अगर कोई
तशद्दुद का शिकार महिला अदालतों का रुख करती है तो वहाँ उसका कोई पैसा खर्च ना हो, उसके लिए भी पूरा इंतज़ाम है। और यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वक्फे के बाद इसी मौजू पर बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC/ST, HIV/AIDS संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और जहां बात होती है आपके हक की, आपके हुकूक की। आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं उन ख्वातीन की जो घर में तशद्दुद का शिकार हो जाती हैं और उनके लिए कवच बनता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस कानून पर आज गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे साथ मेंबर सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जनाब राजीव बंसल जी, और हमारी दूसरी मेहमान हमारे साथ मिशिका सिंह हैं, एडवोकेट। दोनों से बातचीत का सिलसिला चल रहा है और अब ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जहां ये ख्वातीन जो तशद्दुद का शिकार होती हैं जब मुकदमे की तरफ जाती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो कहाँ मुकदमे के दौरान मिशिका जी उनसे गलतियां हो जाती हैं केस फाइल करने में और फिर उसका खमियाजा उनको मुकदमे के अंदर भुगतना पड़ता है। एक बड़ी चीज जो हम देखते हैं घरेलू हिंसा के केसेस में है कि जब केस फाइल हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हम वेग तरीके से डाल देते हैं या बहुत हड़बड़ी में डाल देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब केस एक्चुअली फाइनल किसी हियरिंग पे आता है या एविडेंस के टाइम पे आता है तो कुछ पुख्ता सबूत नहीं होते हैं हमारे पास जो हमारी एलिगेशंस है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो एक बड़ी चीज़ जो महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए जब उनका केस फाइल हो रहा होता है कि जो स्पेसिफिक उनके साथ चीज़ें हुई हैं, जो उनके साथ उनकी आप बीती हुई है, वो प्रॉपर डिटेल्स में दिया जाए। इसके अलावा ध्यान वो ये भी दें कि अगर और लोग हैं और परिजन हैं जो टेस्टिमनी दे सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, जिन्होंने देखा हो, चाहे वो दोस्त हों चाहे वो परिवार वाले हों जिनके सामने ये हिंसा हुई हो, तो उनको भी ज़रूर केस में बुलाना चाहिए ताकि वो अपना स्टेटमेंट भी दे सकें। ये दो चीज़ें अगर महिलाएं करती हैं तो थोड़ा सुनिश्चित हो जाता है कि केस का जो रुख है वो उनके फेवर में जाएगा। लेकिन अगर हम वेग चीज़ें डालते हैं अपने पिटिशन में कि मेरे साथ बहुत हिंसा हुई, मेरे साथ बहुत क्रूर व्यवहार हुआ, लेकिन हम लिखते नहीं है कि हुआ क्या एक्चुअली, तो उस चीज़ में अगर हम मात खा जाते हैं तो आगे के केस में ये खामियां ज़रूर हमें दिक्कत करती हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें जब भी किस तरह के केसेस को आप आगे लेकर के जाते हैं। और ब्रेक में जाने से पहले हमने फ्री लीगल एड पर भी बातचीत की थी कि किस तरह से ख्वातीन के लिए फ्री लीगल एड का इंतज़ाम है, लेकिन एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि अक्सर ख्वातीन के जहन में ये सवाल आ जाता है कि हो सकता है कि ये फ्री लीगल एड उन्हीं महिलाओं के लिए हो जो कमाती नहीं हैं या जिनकी इनकम बहुत कम है। तो उस पर भी मैं चाहूँगा राजीव बंसल जी रोशनी डालें, क्या कोई इनकम का क्राइटेरिया है या कुछ मामलात में कभी लोग ये सोचते हों कि कुछ पर्टिकुलर रिलीजन्स के लिए या मजहब के लिए या जो हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं सिर्फ उनके लिए इस तरह की फ्री लीगल एड है। मैं चाहूँगा उस पर भी ज़रूर रोशनी डालें। जहाँ तक फ्री लीगल एड की बात है, महिलाएं अपने आप में एक एलिजिबल कैटेगरी हैं। तो महिला अगर उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी है, चाहे वो बहुत रिच हैं या चाहे वो पुअर हैं, दोनों की महिलाएं, दोनों तरीके की महिलाएं हमारे इस एक्ट के अंदर दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंदर एलिजिबल कैटेगरी है और वो फ्री लीगल एड पाने की हकदार हैं। उनको फ्री लीगल एड दी जाएगी। जहां तक बात है रिलीजन की, तो हर रिलीजन की और महिलाएं इस बेनिफिशियल प्रोविजन के लिए वो एलिजिबल हैं, वो सक्षम हैं, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। नहीं, उनका डबल फायदा है इसमें, राइट टू इक्वलिटी भी उनको मिल रहा है और राइट टू इक्वलिटी मिल रहा है और राइट टू इक्वलिटी के तहत मिल रहा है। यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा नौमान जी कि ये जो एक्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये भी रिलीजन न्यूट्रल है। ये हर रिलीजन की महिलाओं के लिए है, उनको प्रोटेक्शन देता है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ
हिंदू मुस्लिम हिंदू महिलाओं को प्रोटेक्शन देता है या मुस्लिम महिलाओं को प्रोटेक्शन देता है। किसी भी रिलीजन की महिला अगर हिंदुस्तान के अंदर रहती है, इंडियन है, तो वो इस एक्ट से कवर्ड है, उसको इस एक्ट में प्रोटेक्शन मिलेगी। किस किस तरह के, अभी हमने ऑर्डर्स की बात की कि जिस तरह से एंट्री ऑर्डर की हमने बात की वो मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा उसमें और आगे बढ़ें और फैसले तक जाने के और समझने की कोशिश करें तो मिशिका जी किस तरह के फैसले ऐसे मामलात में आए हैं जो एक नज़ीर बने हैं, एक मिसाल बने हैं कि अब घरों के अंदर ख्वातीन को हिंसा का निशाना यानी तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाएगा? फैसले जब हम देखते हैं नौमान जी, तो जैसे हमने मानसिक रखरखाव की बात की, वो एक खर्चा एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से महिलाएं केस नहीं फाइल कर पाती हैं, तो एक उस टाइप के ऑर्डर हैं। एक जो हम शुरू में ही देखते हैं वो है प्रोटेक्शन ऑर्डर। केस शुरू होने से पहले ही अगर पहली डेट पे हम ये दिखा देते हैं कोर्ट को कि हाँ हमारे साथ इस प्रकार की हिंसा हुई है, तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर हमें इमीडिएटली ही मिल सकता है। और उसका उल्लंघन अगर करती है विपक्षी पार्टी तो उसके लिए सर ने बताया उसके लिए अलग से प्रोविजन है। इसके अलावा एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं जो थ्रू आउट द केस आपका साथ देते हैं। रेसिडेंस का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। बच्चों की कस्टडी, टेम्पररी कस्टडी इस कानून के तहत महिलाओं को मिल सकती है। तो ये 5-6 चीजें जो ज्यादातर महिलाओं का कारण होती हैं, जिस कारण से वो कोर्ट नहीं जा पाती हैं, ये सारी सुविधाएं हमें कोर्ट में मिलती हैं। एक और चीज जो महिलाओं को ध्यान रखनी चाहिए जब वो केस फाइल करती हैं कि उन्हें कोर्ट से वही मिलेगा जिस चीज की उन्होंने अर्जी लगाई है। अगर उन्होंने सेपरेट एप्लीकेशन नहीं लगाई है रेसिडेंस की तो शायद उन्हें रेसिडेंस ना मिले। अगर उन्होंने एप्लीकेशन नहीं लगाई है खर्चे की तो शायद वो उन्हें ना मिले। तो जैसे ही आपका केस फाइनलिटी पे पहुंचता है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि क्या क्या उसमें चीजें आपने मांगी थी और क्या क्या चीजें प्रूव हुई हैं। उस हिसाब से फिर फाइनल जजमेंट आती है जिसमें सारी जो आपकी परिस्थितियां हैं उन्हें कंसिडर करके कोर्ट निर्णय लेती है कि हाँ घरेलू हिंसा हुई है कि नहीं। और उस बेसिस पे अगर आपका मुआवजा बनता है, अगर मान लीजिए मेडिकली दिक्कत हुई है महिलाओं को उन हिंसा की वजह से या मानसिक स्थिति पे असर पड़ा है, तो वो सारा मुआवजा भी विपक्षी पार्टी को देना पड़ेगा महिला को। वो सारा मुआवजा भी देना पड़ेगा और जिस तरह से कोई अहम फैसला आएगा तो उसके ऊपर अमल भी जरूरी है, नहीं तो फिर सजा के लिए तैयार रहिए। लेकिन यहाँ जो एक बात सामने आई आपकी इस बातचीत में कि जहाँ बच्चे होते हैं और बच्चों के होने के बावजूद हस्बैंड वाइफ में कोई झगड़ा होता है तो अब उन बच्चों की कस्टडी का एक अहम मसला आ जाता है। राजीव जी से समझना चाहूंगा कि ऐसे मामलात में कि जहां दोनों को अलहदा करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों के अंदर वायलेंस है, दोनों के अंदर जो है वो झगड़ा चल रहा है और ऐसे में बच्चों से भी दोनों ही पेरेंट्स मिलना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तो किस तरह से ये कानून रहनुमाई करता है? देखिए, बच्चों की वेलफेयर के लिए हमेशा से हमारे देश के अंदर एक प्रिंसिपल रहा है कि जब भी कभी हस्बैंड वाइफ के अंदर अनफॉर्चुनेटली कोई मनमुटाव हो जाता है या किसी कारणवश वो अलग अलग रहने लग जाते हैं और दोनों ही पेरेंट्स, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही बच्चे के ऊपर अपनी अपनी कस्टडी के राइट्स टेक करते हैं, तो हमारे देश के अंदर ये एक प्रिंसिपल है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड ये हमेशा देखा जाता है। कोर्ट इसके लिए अपने हमारे पास जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं जिसके अंदर की बच्चे से बात करके और बच्चे की रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए, बच्चे की एज को समझते हुए, बच्चे के एनवायरनमेंट को समझते हुए, पेरेंट्स के इकोनॉमिक कंडीशंस को समझते हुए, पेरेंट्स के एनवायरनमेंट जहां पर वो रहते हैं, उनके एजुकेशन लेवल, इन सब को देख करके कोर्ट एक नतीजे पर पहुंचती है कि इस बच्चे की कस्टडी किसको दी जाए जी। और उसके बाद में एक ऑर्डर पास किया जाता है कि इस बच्चे की कस्टडी फादर के पास रहेगी या मदर के पास रहेगी। कस्टडी किसी भी एक पेरेंट को दी जा सकती है, लेकिन दूसरे स्पाउस को विजिटेशन राइट्स दिए जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि दूसरे पेरेंट के राइट्स सब खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उनको विजिटेशन राइट्स मिलते हैं जो कि उनको वीकली बेसिस पर या फोर्टनाइटली या मंथली बेसिस पर उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो बच्चों की कस्टडी के लिए इस टाइप के प्रोविजंस इस एक्ट के अंदर हैं। इस एक्ट के अंदर इस तरह के प्रोविजन भी दिए गए हैं ताकि अगर इस तरह का कोई मसला आता है तो उसका भी हल किया जा सके। लेकिन अब इसके एक समाजी पहलू पर भी नजर डाल लेते हैं क्योंकि किसी कानून का मकसद ये नहीं होता कि घर टूटे, ना हमारी अदालतें चाहती हैं, ना हुकूमत और ना समाज। अब ऐसे हालात में ख्वातीन के लिए क्या जरूरी है, मैं चाहूंगा मिशिका जी उस पर रोशनी डालें क्योंकि हर घर के अंदर छुटपुट मामलात इस तरह के होते हैं। कानून अपनी जगह प्रोटेक्शन के लिए कि अगर किसी चीज़ का कोई मामला बढ़ रहा है या आप उसका शिकार हो रहे हैं तो कानून आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। लेकिन अगर हम समाज के ताने बाने की बात करें तो किन चीज़ों का ख्याल रखना
एक घर की महिला के लिए भी और पुरुष के लिए भी, उस पूरे परिवार के लिए कितना जरूरी हो जाता है? एक बहुत बड़ी चीज़ है नौमान जी कि अगर कोर्ट या पुलिस एक शादीशुदा रिश्ते में या एक घरेलू रिश्ते में आ जाती है तो वो रिश्ता ज़्यादा बचता नहीं है। लेकिन बहुत बार महिलाएं ये कदम इसलिए उठाती हैं क्योंकि वो अनसुना महसूस करती हैं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो सुनने के लिए कोई है नहीं, तो वो जज का या पुलिस का या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं। लेकिन अगर हम सामाजिक तरीके से देखें तो शादी में ऐसी चीज़ें होना अगर होती हैं तो उसके बाद हम समझ सकते हैं कि ज़्यादातर केसेस में शादी नहीं बचेगी। लेकिन जब हमारे पास केसेस आते हैं तो हम महिलाओं को ये भी समझाते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बातचीत करके कुछ हल निकल सकता है, सुलह निकल सकती है, तो एक मौका रहता है उनके पास भी कि वो शादी अपनी बचा लें और अपना जीवन ठीक से किसी बंदिशों के साथ थोड़ा जी सके, ताकि उन्हें वो दिक्कतें ना हो जो उन्हें हो रही थी। क्योंकि एक बार एफआईआर फाइल हो गई या एक बार घरेलू हिंसा का केस डल गया या एफआईआर दर्ज हो गई तो बहुत मुश्किल होता है पति और पत्नी दोनों के लिए वापस उस रिश्ते में जाना, और सबसे ज्यादा इसमें नुकसान उन बच्चों का होता है जो इन रिश्तों में होते हैं। तो अगर ऐसा लगता है कि हाँ, बातचीत करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है और कहीं से हल निकल सकता है कि ठीक है आप दोनों साथ रहेंगे लेकिन इस तरीके से, या अगर अलग भी रहेंगे तो किस तरीके के कुछ दायरे होंगे जिनका पालन करना, यानी कंडीशंस अपना ली जाए और जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर लिया जाए, लेकिन घर को, रिश्ते को बरकरार रखने की कोशिश की जाए। इस अहम मामले में जहां हमने अभी तक ये समझा कि अदालत में पेंडेंसी है, बहुत सारे मामलात हैं, तो राजीव जी से जानना चाहूंगा मीडिएशन कितना बड़ा हल बन सकता है ऐसे मामलात का जो अभी भी अदालत में पेंडिंग्स हैं, जो तेजी से आ रहे हैं, उसके अंदर मीडिएशन कितना एक अहम बड़ा रास्ता है? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के लिए, उनके रेजोल्यूशन के लिए मीडिएशन बहुत अच्छा एक टूल है नौमान जी, इसका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। अगर कहीं पर कोई मनमुटाव है पति पत्नी के बीच में किसी भी तरीके से, तो कोर्ट का रुख अपनाने के बजाय पहले मीडिएशन का रुख उनको जरूर लेना चाहिए। मीडिएशन के अंदर जो ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि दो लोग बैठ करके कुछ भी समझाने लग गए, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके अंदर दोनों पार्टीज की बात को सुन करके उस पर एक एमिकेबल सॉल्यूशन एक निकालने के लिए एक कदम बढ़ाया जाता है, जिसको कि जब दोनों पार्टीज एग्री करती हैं तभी उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको एनफोर्स किया जाता है। तो मीडिएशन इतना अच्छा टूल है जिसको कि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीव्ड स्पाउसेस हैं वो इसका इस्तेमाल करें। हमारे इस अगर हम एक्ट की बात करें, जिस एक्ट के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसके अंदर भी सेक्शन 14 के अंदर काउंसलिंग का प्रोविजन है कि कोर्ट भी दोनों पार्टीज को, ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड को ही वो काउंसलिंग के लिए भेज सकते हैं। अगर कोर्ट को महसूस होता है कि विमेन को भी काउंसलिंग की जरूरत है तो कोर्ट विमेन को भी काउंसलिंग के लिए भेज सकती है, या इन दोनों के अलावा अगर किसी और रिश्तेदार को काउंसलिंग की जरूरत है तो उनको भी काउंसलिंग के लिए कोर्ट के अंदर ऑर्डर पास करके भेजा जा सकता है। अब वो तीसरा आदमी कौन हो सकता है? क्या ये दोनों ही पार्टीज जो है इनको बताना होगा? उनके रिश्तेदार कोई, जैसे अगर हमने पिछला एग्जांपल लिया था, कोई सास ससुर हैं या कोई जेठानी हैं, कोई देवर हैं फैमिली के अंदर, या और भी कोई इस डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई भी और आदमी है और कोई भी और रिश्तेदार है तो उनको भी इसके अंदर काउंसलिंग के माध्यम से भेजा जा सकता है। दोनों ही पार्टीज के वकील हैं अदालतों में मौजूद और अदालत के अंदर एक लंबा जो सिलसिला है वो चल रहा है। ऐसे में दोनों में से कोई भी अगर मीडिएशन के लिए जाना चाहता है, वकील साहब से वो कह रहा है, वकील साहब जो है वो नहीं मान रहे हैं विवाद, तो क्या वो जज साहब के सामने खड़े होकर के दोनों पार्टीज कह सकती हैं? जज साहब को रिक्वेस्ट की जा सकती है कि हम इस मामले को मीडिएशन का एक बार रूट लेना चाहेंगे, हम इसको वहां पर सुलझाना चाहेंगे, और जज साहब मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको वहां पर भेज देंगे। मीडिएशन सेंटर्स हमारे हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मीडिएशन सेंटर्स भी हैं जहां पर क्वालिफाइड मीडिएटर्स हैं। उस मीडिएशन सेंटर्स को भी एक जज साहब रन करते हैं, तो उनकी देख रेख में सारी मीडिएशन प्रोसीडिंग्स वहां पर कराई जाती हैं। तो इस रुख का भी एक तरीका अपनाया जा सकता है। एक छोटा सा सवाल आखिर में आपसे और पूछूंगा कि लोगों को ये लगता है कि मीडिएशन में जो फैसला हुआ वो कुछ हल्का है और जो अदालत से ऑर्डर आता है, अदालत से जो फैसला आता है वो जो है वो कुछ पावरफुल होता है। तो मैं चाहूंगा उस पर भी आप रोशनी डालें, ये कितना अहम है। ये लोगों के मन में भ्रांति है कि मीडिएशन का फैसला मजबूत फैसला नहीं है या वो बाइंडिंग फैसला नहीं है।
मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब कोई फैसला मीडिएशन के अंदर किया जाता है तो ऐसा नहीं कि वो फैसला बस मीडिएशन में हुआ और वो फाइनल हो गया, नहीं, वो मीडिएशन का फैसला उसके बाद में कोर्ट को वापस भिजवाया जाता है, जिस कोर्ट से मीडिएशन में मैटर उनके पास आया है, मीडिएशन सेंटर के पास। तो जज साहब उस मीडिएशन के फैसले को एक बार देखते हैं और अगर वो पाते हैं कि इस फैसले में कोई भी लीगल इम्पेडिमेंट नहीं है और ये जो दोनों पार्टीज ने समझौता किया है वो लीगली एनफोर्सेबल है, तो उस मीडिएशन सेटलमेंट को जज साहब एक कोर्ट के ऑर्डर में, एक कोर्ट की डिक्री में कन्वर्ट कर देते हैं। और जिस तरह से कोर्ट का कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है उसी तरह से मीडिएशन का ये ऑर्डर भी डिक्री बनने के बाद एग्जीक्यूटेबल होता है। जी, तो इसको समझना और जानना बहुत जरूरी था। मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने आज के इस मौजू पर अपने तजुर्बे से रोशनी डाली और हमारे व्यूअर्स ने जाना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में, इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके अंदर आप किन बातों का ख्याल रखें और किस तरह के फैसले इसके तहत दिए जा सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम से मुताल्लिक अगर आपके मन में कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं या अपने राय मशवरे हमें भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। आप इस प्रोग्राम को YouTube लिंक्स पर भी देख सकते हैं और अगले हफ्ते फिर किसी और मौजू के साथ हम फिर आपके सामने होंगे गुफ्तगू के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात यानी कानून की बात के साथ। इजाजत दीजिए, आदाब। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 MTP एक्ट ख्वातीन के लिए कानून से मंजूर शुदा और महफूज अबॉर्शन की राह हमवार करता है। यह कानून अबॉर्शन के लिए सही वक्त और हालात के बारे में वजाहत करता है। अबॉर्शन के लिए ख्वातीन की रजामंदी इस कानून के तहत लाजमी है। मेडिकल सुपरविजन खातून की हिफाजत और देखभाल को यकीनी बनाता है। खातून की सेहत और हुकूक पर तवज्जो मरकूज करते हुए तशवीशात को दूर किया जाता है। प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए कानून की तरफ से राजदारी की जमानत दी जाती है। इस कानून के बेहतर निफाज के लिए माशरे में बेदारी की अशद जरूरत है।